बंदे पुरुषोत्तम 27 फरवरी सन 1948 की बात है। खबर मिली कि जोरादार के राम कनाली में कई लोगों को दस्त और उल्टियां हैजा के लक्षण हुआ है। इच्छा थी कि प्यारीदा एक बार वहां जाएं। यह खबर पाकर पूजनीय बड़दा, सुरेंदा, सचिनदा, प्यारीदा और नलनीदा जीप में दवाइयां लेकर रवाना हुए। रास्ते में मोटर दुर्घटना होने के कारण लगभग सभी लोग घायल हो गए। सुरेंदा ने घायल अवस्था में भी बहुत कष्ट सहते हुए गाड़ी चलाकर वापस आश्रम आए। जोरदार के समाचार से श्री ठाकुर का मन पहले से ही खराब था। उसके बाद इस घटना से वे पूरी तरह टूट गए। रात को वे कह रहे थे, मैं जैसे किसी भी तरह खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जब थोड़ा ठीक होने लगता हूँ तभी ऐसे ऐसे धक्के आते हैं कि सब गड़बड़ हो जाता है। घटना चक्र पर मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी कष्ट तो है ही। श्री ठाकुर चिंतित मन से बार बार गुलाब बाग में लोगों को भेजकर बड़दा और अन्य सभी का समाचार लेने लगे। बीच बीच में माँ गो, बाबा गो कहकर आर्त स्वर में लंबी सांसें लेने लगे। इसी समय कोलकाता से एक दादा आए और श्री ठाकुर को प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने उनसे स्नेहपूर्वक पूछा, तुमने खाना तो खा लिया है न? दादा ने कहा, अभी जाकर खाऊंगा। मेरी एक विशेष आवश्यक बात है, यदि संभव हो तो आपसे कहकर आपका निर्देश लेकर आज रात ही रवाना हो जाऊंगा। श्री ठाकुर ने कहा, मेरा मन आज बहुत अच्छा नहीं है। बड़ खोखा यानी बड़दा, प्यारी और अन्य लोग बहुत कष्ट में हैं। खैर, जब तुम्हारी बहुत जरूरत है तो जो कहना है कहो। दादा ने कहा, रहने दें, ऐसी स्थिति में तब और नहीं कहूँगा। श्री ठाकुर व्यग्र होकर बोले, ऐसा क्यों? तुम्हारी जरूरत के समय यदि मैं तुम्हारी बात न सुन पाऊँ तो उससे मेरी चिंता और बढ़ेगी। पूरी रात मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम अपनी बात कह पाओगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा और मुझसे उससे भी अच्छा लगेगा, इसलिए कह डालो। इसके बाद उस भाई दादा ने एकांत में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में श्री ठाकुर से निवेदन किया। उस भाई के विदा होने के बाद श्री ठाकुर ने व्यथित होकर मन ही मन कहा, मैं दुविधा में फंस गया हूँ। मेरा मन सबका भला चाहता है, किसी को कष्ट में देखकर वेदना होती है, लेकिन यदि मनुष्य सही मार्ग पर न चले तो उसका कष्ट मिटाया नहीं जा सकता। फिर दूसरों का कष्ट दूर न होने तक मेरा कष्ट भी दूर नहीं होगा। छोड़दा की कोई खबर न मिलने के कारण श्री ठाकुर अत्यंत चिंता में समय बिता रहे थे। ऐसे समय में मणि भाई सेन सुबह 11 बजे टेलीग्राम लेकर उपस्थित हुए। टेलीग्राम से खबर मिली कि छोड़दा ठीक हैं। श्री ठाकुर ने तब चैन की सांस ली। उसके बाद उन्होंने स्वयं सुशीलदा से कहा, थोड़ी सी भी बुरी खबर का आभास मिलने पर मुझे एक प्रकार का ऑब्सेशन, अभिभूति होने लगता है। मैं अच्छी बात सोच ही नहीं पाता। ऐसा पहले मेरे साथ नहीं था। सुशीलदा बोले, पहले मैंने देखा है कि आप हर परिस्थिति में एक असाधारण ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, आशावादी दृष्टिकोण के साथ चलते थे। आप किसी भी बात से विचलित नहीं होते थे। श्री ठाकुर जी बोले, आतंक, शोक और अत्याचार के निरंतर आघातों को सहते सहते अब ऐसा हो गया है, मुझे बीच में थोड़ा अवकाश, फुर्सत भी नहीं मिला। यदि कुछ दिन का समय मिलता तो शायद नर्व, स्नायु ठीक हो जाते। मेरा एनवायरनमेंट, परिवेश ही ऐसा है जो हमेशा मुझे नीचे खींचना चाहता है। कोई मेरी स्थिति समझ कर नहीं चलता और सब कुछ मेरे कंधों पर डाल देते हैं। खबरें भी इस तरह दी जाती हैं कि मेरी एंग्जाइटी, उद्वेग, चिंता बढ़ जाती है। चिंता बढ़ रही है, फिर भी वे निरंतर समाचार देकर उसे कम करने की व्यवस्था नहीं करते। मुझ पर कितना दबाव है वे समझ नहीं पाते। यदि मुझे कुछ दिन का विश्राम मिलता तो मैं ठीक हो सकता था। यदि परिवेश समझदारी से चलता तो सब ठीक होता। दशरथ जिस शोक में मरे थे उसे मैं अब समझ पा रहा हूँ। मेरी जो अवस्था होती है उससे थोड़ी भी ज़्यादा होने पर शायद सब कुछ समाप्त हो जाए। इतनी अधिक फिजिकल डिस्टर्बेंस, मानसिक विक्षेप होती है कि नर्व, स्नायु के भीतर जैसे आक्षेप, ऐंठन होने लगता है। नरेंद्र की बीमारी के समय क्या मुझे कम कष्ट हुआ? मुझे खबर मिली कि हालत खराब है। मेरे हाथ पांव जैसे चलना बंद हो गए थे।
इन कुछ दिनों के आतंक और चिंता से मैं बिल्कुल निढाल हो गया हूँ। इसके बाद काजल भाई खेलते खेलते एक पत्थर का टुकड़ा जो चीलम के लिए उपयोगी था श्री ठाकुर के पास ले आए। श्री ठाकुर उससे बहुत खुश हुए और बोले, इसे ही चीज कहते हैं। वह मुझे प्यार करता है, मैं तंबाकू पीता हूँ। अच्छी चीलम के लिए पत्थर का टुकड़ा ठिकरी की जरूरत पड़ सकती है, यही सोचकर वह मेरे लिए इसे लेकर दौड़ आया है। इसी में उसकी तृप्ति है। ऐसा व्यवहार मुझे भी अच्छा लगता है, यही इष्टवृत्ति का प्राण है। नरेन दामित्र बोले, क्या? श्री ठाकुर ही बोले, मैं इसे एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। बात है दिमाग लड़ाने और शरीर खपाने वाली चीजों से इष्ट की तृप्ति करना और उसी व्याकुलता को लेकर चलना। हर माता पिता को अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाना चाहिए। प्रिय व्यक्ति को देने का अभ्यास कराना चाहिए। माँ को चाहिए कि बच्चे के जरिए उसके पिता को दिलवाए और पिता को चाहिए कि बच्चे के जरिए उसकी माँ को दिलवाए। इससे माता पिता के प्रति खिंचाव बढ़ता है। जिनका माता पिता के प्रति खिंचाव होता है उनका गुरु के प्रति भी खिंचाव होता है। बाद में श्री ठाकुर ने कहा, इतनी चिंता के बाद अच्छी खबर पाकर अब शरीर बिल्कुल शिथिल और क्लांत हो गया है। श्री ठाकुर शाम को आम्रकुंज में सामियाने के नीचे बिछौने पर बैठे हैं। डॉक्टर कालिदास सिंह उन्हें कुछ रोगियों के बारे में बता रहे हैं। इसी समय श्रीयुत NC चटर्जी, केष्टोदा, सुशीलदा आदि आए। सबने प्रणाम किया और बैठ गए। बातचीत के दौरान श्रीयुत चट्टोपाध्याय बोले, आप लोग कोलकाता के पास कोई बड़ी जगह ले लीजिए, अब अच्छे से प्रचार की जरूरत है। श्री ठाकुर जी बोले, असीम बाबू जमीन देना चाहते थे लेकिन वह बात पूरी नहीं हो पाई। श्रीयुत चट्टोपाध्याय जी बोले कि जल्द ही कम से कम एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना आवश्यक है। श्री ठाकुर जी बोले, चाहे कितने भी इज्मवाद क्यों न हो, उन सबको इसी ओर कन्वर्ज केंद्रित करते हुए लिखना होगा। जो जिस मत को मानकर चल रहा है वह उसी मत को लेकर चले, बस उसका रुख मोड़ थोड़ा घुमा देना होगा। बिना स्वपरिवेश सत संवर्धना परिवेश के साथ सन्मार्ग की ओर बढ़ना के कुछ भी नहीं हो सकता। यही बात समझानी होगी। इसलिए बेसिक फैक्टर, मौलिक तत्व है सद दीक्षा और आत्मनियंत्रक तपस्या। मनुष्य तैयार हुए बिना कोई भी मूवमेंट, आंदोलन टिक नहीं सकता। इसलिए आदर्श के अनुसरण पर जोर देना होगा जिसके माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। इसे अत्यंत फैक्टफुली, कन्विंसिंगली, तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से लिखना होगा ताकि किसी के मन में कोई संदेह या प्रश्न न रहे। विचारधारा का वितरण करना होगा, उससे काम और भी बेहतर होगा। जो भी करणीय है उसे क्विकली एंड इफिशिएंटली, क्षिप्रता और दक्षता के साथ करना होगा। और एक बात मुझे लगती है कि शक्तिशाली देशों को भारत का मित्र बनाना आवश्यक है। विशेष रूप से ब्रिटिशों के साथ भारत का संबंध मित्रतापूर्ण होना चाहिए, अन्यथा यदि बाहर से कोई विपत्ति अचानक सिर पर आ गिरे तो मुश्किल होगी। श्रीयुत चट्टोपाध्याय ने देश की राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में चर्चा की। श्री ठाकुर बोले, पॉलिटिक्स, राजनीति में एडजस्टमेंट, विन्यास, सामंजस्य अत्यंत आवश्यक चीज है। अनमननीय, रिजिड होने से काम नहीं चलता। आदर्श और उद्देश्य को ठीक रखते हुए परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करनी होती है। और चाहिए दूरदर्शिता। किसी कार्य का परिणाम भविष्य में क्या हो सकता है उसे समझने की क्षमता चाहिए। अच्छा करने जाते समय किस ओर से क्या बुराइयां आ सकती हैं इसका अंदाजा होना चाहिए। उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है यह भी सोच कर रखना होता है और सभी दिशाओं पर नजर रखकर चलना पड़ता है। ऑल साइडेड कोऑर्डिनेट मूव, सर्वतोमुखी समन्वित प्रयास के बिना काम नहीं बनेगा। थोड़ा रुककर श्री ठाकुर बोले, डेंजर, विपत्ति कभी भी अचानक आ सकती है। केष्टोदा बोले, करणीय क्या है? श्री ठाकुर बोले, जिनके हाथ में प्रतिकार की क्षमता है उन्हें सचेत कर देना चाहिए। केष्टोदा बोले, क्या हमारी बात से काम होगा? यदि वे श्रीयुत चट्टोपाध्याय प्रयास करें तभी कुछ संभव है। श्री ठाकुर जी बोले, मैं उन्हें भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ। श्रीयुत चट्टोपाध्याय बोले, हाँ, हमें सतर्क कर देना चाहिए। वे एक सीर दृष्टा हैं, उनकी बात पहुँचाना जरूरी है। श्री ठाकुर जी बोले, भारत पर विपत्ति आ सकती है, उसके प्रति सजग रहकर रक्षात्मक और कूटनीतिक तैयारी ठीक रखनी चाहिए।
मैंने जैसा जैसा कहा है वैसा ही हुआ है, आगे भी वैसा ही हो सकता है। ऐसा न करने पर कोई उपाय नहीं है। सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा। चर्चा से केवल अंडरस्टैंडिंग, समझ क्लियर होती है, बस इतना ही। उसके बाद कर्म की आवश्यकता है। जनसाधारण की विचारधारा को सही दिशा देना एक मुख्य कार्य है। उसके लिए एंटनी की तरह बात करना सीखना होगा। वही टोन, स्वर, वही पोज भंगिमा, वही पद्धति से श्री ठाकुर की आंखों, चेहरे और स्वर में एक दृढ़ भाव उभर आया। लेकिन याद रखना होगा कि लोक कल्याण ही हमारा एकमात्र स्वार्थ हो। केष्टोदा बोले कि इस कार्य में विभिन्न दिशाओं से बाधाएं आ सकती हैं। जो आर्य संस्कृति के विरोधी हैं वे अंतिम समय तक प्राणपण से विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, यदि आप सही ढंग से बात करना जानते हैं तो आपको सम्मान और स्वागत भी मिल सकता है। मैं कहता हूँ आप करिए। परम पिता की दया से वे भी स्वस्थ हो जाएं, जिससे लोगों का हर तरह से मंगल हो और अमंगल दूर हो। उस शुभ समाचार को सदैव फैलाते रहें। इसके बाद श्रीयुत चट्टोपाध्याय विदा हुए। उनके जाने के बाद श्री ठाकुर डॉक्टर कालिदा की खोज करने लगे ताकि वे एक बार श्रीयुत चट्टोपाध्याय के हृदय यानी हार्ट की जांच कर लें, क्योंकि बेरी बेरी के कारण उनका हृदय बहुत कमजोर है। श्री ठाकुर यह जानना चाहते थे कि रंजन विला तक पैदल चलने के बाद उनके हृदय की स्थिति कैसी रहती है। सुना गया कि कालिदा गुलाब बाग गए हैं, इसलिए श्री ठाकुर ने वहां आदमी भेजा। वहां से खबर आई कि कालिदा बाजार की ओर गए हैं। यह सुनकर श्री ठाकुर ने शहर में आदमी भेजा ताकि कालिदा को तुरंत बुलाया जा सके। इसके अलावा श्री ठाकुर बार बार सुशीलदा को यह जानने के लिए भेजने लगे कि श्रीयुत चट्टोपाध्याय कैसा महसूस कर रहे हैं। सुशीलदा ने आकर खबर दी, थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इससे दयाल श्री ठाकुर चिंतित होकर हरिप्रद दा साहा को बुला भेजे। हरिप्रद दा के आने पर दयाल ने उनसे कोई टैबलेट मांगा। पहले तो हरिप्रद दा को वह नहीं मिला, जिससे दयाल अत्यंत चिंतित हो उठे। बाद में हरिप्रद दा को वह टैबलेट मिल गया। दयाल के निर्देशानुसार रेडुमा क्रैटिकस ले आई। उन्होंने उन 2 प्रकार की औषधियों के साथ हरिप्रद दा और सुशील दा को भेज दिया। निर्देश दे दिया कि जैसा वे महसूस करें उसके अनुसार कौन सी दवा खिलानी है। बाद में केष्टोदा को भी भेजा और कहा, केष्टोदा आपने तो क्रैटिकस लिया है, आप भी जाइए और जाकर कहिए कि आपको इसे लेने से कैसा फल मिला है। थोड़ी देर बाद जब सुशील दा लौटे तो श्री ठाकुर ने व्याकुल होकर पूछा, चटर्जी ठीक तो हैं? सुशील दा, हाँ, कालिदा देख रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, हृदय की धुकधुकी अब कम हो गई है ना? दवा खिला दी है क्रैटिकस? सुशील दा बोले, कम हो गई है, दवा और नहीं ली। श्री ठाकुर बोले, 5-6 बूंद लेने पर ठीक हो जाएगा। सुशील दा के साथ दक्षिण दा सेन गुप्त आए हैं। श्री ठाकुर ने दक्षिण दा से पूछा, बड़ खोखा कैसा है? दक्षिण दा बोले, बहुत अच्छा। जय गुरु।